बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा वाइट गोल्ड वर्सेस वाइट पॉइज़न। वाइट गोल्ड, जिसे हम कपास को वाइट गोल्ड कहते हैं, ये सोने का नेमुल बदल है। और वाइट पॉइज़न सिर्फ मैं ही नहीं कहता चीनी को वाइट पॉइज़न, बल्कि मेडिकल डॉक्टर जो हैं वो भी चीनी को सफ़ेद जहर कहते हैं और कहते हैं कि इसका जितना भी इस्तेमाल से इज्तनाब किया जाए इंसान की सेहत के लिए उतना ज़रूरी है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में वाइट गोल्ड के ऊपर वाइट पॉइज़न को तरजीह दी गई और हमारी पिछली हुकूमतों ने तकरीबन 2 डेकेड से इस तरह की यहाँ पॉलिसीज़ मुरतब की कि हमारे किसान को कपास की काश से मुतनफ़र करके उसको कमाद की काश की तरफ उसकी तवज्जो दिलाई गई कि वो कपास की काश करे, कमाद की काश करे और इस मुल्क में सोना उगाने की बजाय यहाँ जहर उगाना शुरू कर दे। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने अपनी जिन ज़मीनों के ऊपर हम सोना पैदा करते थे उन ज़मीनों पर सोना पैदा करने की बजाय हमने जहर उगाना शुरू कर दी है। हमारे पिछले 2 हुकूमतें बतौर ख़ास जिनका मैं जिक्र करूँगा, पीपल्स पार्टी और PMLN, उनके मुतालिक ये कहा जाता था कि क्योंकि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ फैमिली की अपनी शुगर मिलें हैं और वो अपने ज़ाती मफादात को सामने रख के मुल्की और कौमी मफादात का सौदा कर रहे हैं और उन्होंने अपनी शुगर इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने के लिए इस मुल्क के साथ इस कपास की दुश्मनी की पॉलिसी इख्तियार की हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ कपास दुश्मन पॉलिसियों को प्रमोट किया गया। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कपास की हौसला शिकनी की गई। हमारी कपास के रिसर्च के जो इदारे काम करने वाले थे उन्हें नाकारा बना दिया गया। किसी तरह की सीड की नई वैरायटीज़ जो हैं उनके ऊपर काम ना हुआ और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे किसान कपास से दिल बर्दाश्ता होकर उसने कमाद की तरफ अपना रुख कर लिया। आगे हमारी तीसरी गवर्नमेंट जो इस वक्त आ गई PTI की, इनका भी बहुत अच्छा ये स्लोगन था। इन्होंने हमें अवेयरनेस दी, इन्होंने कौम को बताया कि हम ज़ाती मफादात की बजाय कौमी मफाद को तरजीह देंगे और हम ऐसे कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारी मुल्क और कौम को नुकसान पहुँचे। लेकिन बदकिस्मती देखिए आप हमारी कि जब ये तीसरी गवर्नमेंट आई तो इसने भी उन पिछली दोनों हुकूमतों की पॉलिसियों का ही कंटिन्यूटी की और इसने भी वही पॉलिसी इख्तियार करते हुए पिछले साल हमारी जेब में से अरबों रुपए का डाका सब्सिडी के नाम पर डालकर शुगर माफिया को दे दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी सब्सिडी देकर उसको एक्सपोर्ट किया गया, हमारी एक जेब काट ली गई सब्सिडी के नाम के ऊपर। फिर उसके बाद पता नहीं वो चीनी एक्सपोर्ट हुई भी सही या नहीं हुई, इधर बाज़ार में मसनूई किल्लत पैदा करके उसके दाम बढ़ा दिए गए और फिर चीनी को इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई और फिर वही चीनी जो है इंपोर्ट होकर हमारी दूसरी जेब के ऊपर डाका डाल दिया गया कि हमें महंगे दामों पर वो चीनी फ़रोख्त हो गई। उसके बाद हम मासूम कौम को अपनी फेस सेविंग के लिए इन्होंने एक शुगर चीनी के नाम पर एक कमीशन बना दिया, इंक्वायरी कमीशन, कि जी हम इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं। ओहो, ये तो कौम के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया। भाई ये जुल्म किसने किया? सब्सिडी आप ही ने दी है। चीनी की इंपोर्ट करके उसे महंगे दामों बेचने की इजाज़त आप ही ने दी है। इन्होंने जनाब इंक्वायरी रिपोर्ट, जनाब इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया। अब इंक्वायरी कमीशन ने क्या किया, किसी ज़माने में हमारे 2 नेशनल हीरो होते थे, ओलंपिक खेलते थे हॉकी के, दोनों भाई थे, कलीमुल्लाह और समीउल्लाह। अगर किसी को याद हो तो उस ज़माने में रेडियो के ऊपर कमेंट्री होती थी जब हॉकी का मैच चल रहा होता था, तो उसमें ये होता था कि कलीमुल्लाह ने समीउल्लाह को पास दे दिया, समीउल्लाह ने कलीमुल्लाह को पास दे दिया और इस तरह से गोल हो गया। हमारी गवर्नमेंट ने भी हमारे साथ बिल्कुल वही काम किया। इंक्वायरी कमेटी बिठाई, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब हमने तो सिर्फ ये फैसला किया था कि सब्सिडी दी जाए, हमने सब्सिडी दी तो नहीं है। उसके बाद जनाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब मैंने तो सब्सिडी दी है लेकिन पॉलिसी मैंने नहीं बनाई थी सब्सिडी देने की, ये तो फेडरल गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी। इस तरह से सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह, फेडरल से प्रोविंस और प्रोविंस से फेडरल और गोल हो गया। अरबों रुपए की सब्सिडी हमारी जेब में से निकालकर शुगर माफिया को अकोमोडेट कर दिया गया। सियाने लोग कहते हैं कि अगर किसी के नसीब अच्छे हों तो उसके घर में चोरी होती ही नहीं है, और फिर अगर चोरी हो जाए
तो वो बरामद नहीं होती। और फिर अगर बहुत ज़्यादा कोई नसीबों का धनी है तो किसी 100 में से 200 रुपये 200 आदमी जिनके घर में डाका डाला जाता है, जो चोरी की जाती है, उनमें से किसी एक आधे की बरामदगी होती है। इस मुल्क में जितने भी डाके डाले गए कौम के ऊपर, आवाम के ऊपर, आज तक किसी की बरामदगी नहीं हुई। और अल्लाह करे इस चोरी की बरामदगी हो जाए। लेकिन मैं कहता हूँ एक तरफ आप ये तहकीकात करते रहें, हमारी आंखों के अंदर ये धूल झोंकते रहें कि आप एक तहकीकात कर रहे हैं और हमारी जो जेब काटी गई है वो उसके लिए आप चोर की तलाश कर रहे हैं। और वो चोर जो है सिर्फ अगर नहीं पता तो आपको नहीं पता, बाकी तो हर आम आदमी को, मुझे भी पता है, तमाम को पता है कि वो कौन थे चोर और चोरी करवाने वाले कौन थे। ज़रूरत इस अमर की है कि आप एक तरफ उसकी तहकीकात करें और दूसरी तरफ मेहरबानी फरमाकर हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए। अब वक्त आ गया है आने वाले वक्त के लिए, ताकि मज़ीद आने वाले वक्त में ये चोरी और डाका रोका जा सके। किसान दोस्त, कपास दोस्त पॉलिसियों को फ़रोग़ देना चाहिए ताकि ना आइंदा उस तरह की वारदात हो, ना उसमें सब्सिडी जाए और इस मुल्क में तरक्की और खुशहाली का दौरा हो। आज से 1 माह पहले जब हमारे मुल्क में कपास की बिजाई का सीज़न अपने पीक पर था, ज़ोर शोर से हो रहा था, तो उस वक्त नेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर एंड रिसर्च मिनिस्ट्री ने ECC की मीटिंग में कपास की इमदादी कीमत के लिए एक समरी पुटअप की और वो समरी शुगर माफिया की मेहरबानी से रिजेक्ट हो गई और कपास की इमदादी कीमत का तयन ना हो सका। उसके 15 दिन बाद फिर ECC की मीटिंग हुई। मेरे ज़राए के मुताबिक उसमें हमारी रियासत के ज़िम्मेदार इदारे ने कपास के मुतालिक अपना कंसर्न शो किया और अगली मीटिंग में उसके एजेंडे के ऊपर दोबारा फिर इसकी इमदादी कीमत के लिए पुटअप किया गया मिनिस्ट्री की तरफ से। लेकिन हमारी बदकिस्मती आप ये देखिए कि इतना पावरफुल यहाँ माफिया है, इतना पावरफुल माफिया है कि अगली मीटिंग में भी ECC की जो सेकंड लास्ट मीटिंग अब हुई है उसमें भी कपास की इमदादी कीमत की समरी को मुस्तरद कर दिया गया है। ये माफिया इतना पावरफुल है कि इनके आगे हुकूमतें भी सारी बेबस। एक आम फहम आदमी, मेरे जैसे एक आम फहम आदमी ये समझने से कासर है कि जब एक कित्ते ज़मीन, ये ज़मीन है, इस ज़मीन में जब काश्तकार अपनी फसल काश्त करता है कपास की सूरत में, वाइट गोल्ड की सूरत में, और उस ज़मीन में से जब वो काश्त करके वो कपास पैदा होती है तो वो वाइट गोल्ड पैदा होता है और वो निकल कर वहाँ से कई प्रोसेस से गुजरता है। कपास से, फील्ड से निकली कपास, उसके बाद वो जिनरी में आई, उसका जिनिंग का प्रोसेस हुआ, जिनिंग के प्रोसेस के बाद वो रॉ कॉटन जो है वो स्पिनिंग सेक्टर में गई, वहाँ उसकी स्पिनिंग हुई, उसका धागा बना, उसके बाद जनाब वो वीविंग में गई, वहाँ कपड़ा बना, फिर उसकी डाइंग और प्रिंटिंग का अमल मुकम्मल हुआ और उसके बाद वो एक्सपोर्ट हो गई और हमारे मुल्क के लिए बेतहाशा डॉलरों की सूरत में ज़र मुबादला कमा कर वो चीज़ वापस ले आती है। और इन सारे प्रोसेस जो तय करती है ये कपास, ये वाइट गोल्ड जो तय करती है, जिसमें जिनरी, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग, इस तमाम में बेतहाशा हमारे मुल्क की स्किल और अनस्किल्ड लेबर जो है वो इस्तेमाल होती है। टेक्निकल लोग जो हैं उन्हें जॉब्स मिली हुई हैं, इतने सारे शोबा इसमें इंडस्ट्री के इन्वॉल्व हैं। हमारी नौजवान यूथ जो है, जो IT, इंजीनियरिंग, मास्टर फाइनेंस और बिजनेस, मार्केटिंग, तमाम पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो इन मुख्तलिफ शोबा है में एडजस्ट हुए हैं और उन्हें बाइज़्ज़त रोज़गार के मौके मिले हुए हैं। एक तरफ हमारी लोकल जो यूथ है वो रोज़गार पर लगी हुई है, मजदूरी पर लगे हुए हैं। एंड यूज़ जब इसकी एंड फिनिशिंग के ऊपर जब ये आती है तो एक्सपोर्ट होकर हमारे मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला लेकर आती है। और अब आ जाए दूसरी तरफ आकर उसी कित्ते ज़मीन के ऊपर अगर हम कपास काश्त नहीं करते और हम काश्त करते हैं उसके ऊपर कमाद को, तो कमाद का सिर्फ एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है कि फील्ड से कमाद उठाया, गन्ना उठाया और ट्रॉलियों के ऊपर लोड करके वो एक शुगर मिल में चला गया। जब शुगर मिल में गया तो उसका प्रोसेस होकर उसमें से चीनी बन गई। जब चीनी बनी तो शुगर माफिया ने कहा कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी चीनी सस्ती है, अब हमने इसको एक्सपोर्ट करना है, लिहाजा अब इसके ऊपर हमें सब्सिडी दी जाए। तो फिर हमारी जेबों में से निकाल कर शुगर माफिया को सब्सिडाइज किया जाता है कि वो चीनी को एक्सपोर्ट करें। कुजा उसी कित्ते ज़मीन से जो चीज़ पैदा हो रही है उससे हमारे मुल्क में ज़र मुबादला और रोज़गार के वसाइल पैदा होते हैं, आमदन होती है। कुजा उसी ज़मीन से कमाद पैदा करके रोज़गार के मामलात जो है वो भी महदूद कर लिए जाते हैं और ज़र मुबादला अर्न करने के बजाय उल्टा उसको सब्सिडाइज किया जा रहा है। और
इस पर ही नहीं है इतना सिर्फ कि आज तक इतनी इसमें गफलत की गई, मुजरमाना जुर्म किया गया, दानिस्ता पॉलिसी के तहत ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई, इवन ये कि जोनिंग तक नहीं की। हमारा पूरा जितना फर्टाइल इलाका सूबा पंजाब और सूबा सिंध का था, जहाँ ज़मीन सोना उगा रही थी, उसके ऊपर कमाल लग गया। कमाल का उसमें क्या है, कोई शुगर मिल ऐसी नहीं है, चंद एक को छोड़कर जो ग्रोवर के फील्ड के करीब हैं, उसके अलावा 50, 60, 70, 80 किलोमीटर दूर से किसान जो है वो अपना कमाल ट्रॉलियों के ऊपर लोड करके वो शुगर मिल में लेकर आते हैं। फिर वहाँ आकर उसकी 8-8, 10-10 किलोमीटर की लंबी लाइनें लग जाती हैं, और जब वो लंबी लाइनें लगती हैं और हफ्ते बाद 10 दिन बाद उसका बारी आती है अनलोड होने की, तो उन्हें एक वोचर थमा दिया जाता है। जब वो वोचर में थमा लेते हैं, वो वोचर लेकर किसान बाहर निकलता है, तो वहाँ शुगर मिल के ही एजेंट बाहर बैठे होते हैं। वो कहते हैं यार ये 190 रुपये का जो तू वोचर लेकर आया है, ये तो तुम्हें पेमेंट होनी है 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, तुम आज ही हमसे 170 रुपया लो, 20 रुपये डिस्काउंट करो पर मंथ और अपना कैश लो और चले जाओ। उल्टा इमदादी कीमत में से भी ये डिस्काउंट करके एजेंट्स के थ्रू ग्रोवर को उसकी जो जिन्स है उसका पूरा मुआवजा दे देते। अब दूसरी तरफ आ जाए कि अगर उसी जिम्मेदार ने, उसी किसान ने कमाद की जगह पर अगर कपास को काश की है, तो तमाम रिमोट एरियाज, कॉटन ग्रोइंग एरिया जो हैं, हर तहसील और यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर पर कॉटन जिनरी स्टैब्लिश फैक्ट्रियाँ हुई हुई हैं। 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की मसाफत तय करके कपास जो है वो जिनी फैक्ट्रियों के अंदर चली जाती है। जो ही जिनी फैक्ट्री के अंदर कपास जाती है वो अनलोड होती है और उसे कैश की सूरत में उसकी जिन्स का मुआवजा उसी वक्त अदा हो जाता है। एक तरफ ये कैश क्रॉप है, दूसरी तरफ एक डिस्काउंटेड क्रॉप जिसके ऊपर सब्सिडी भी दी जाती है, और ये मामला इस तरह चल रहा है। मेहरबानी करके अब बजट आने वाला है, ईसीसी की मीटिंग होनी है, हुकूमती जिम्मेदार इदारे जिन्होंने इसके ऊपर अपना कंसर्न शो की है, हमेशा मुल्क दुश्मन पॉलिसी जो हैं जिनके सामने वो ढाल बनकर खड़े रहे हैं, मेहरबानी करके इस वक्त के ऊपर अपना मजीद कंसर्न शो करें और एज ए जेस्चर, पहले जेस्चर के तौर पर कपास की इमदादी कीमत और उसको यकीनी बनाने का मैकेनिज्म जो है वो तय किए जाने चाहिए, ताकि हमारे किसान, कपास का जो किसान है उसकी हौसला अफजाई हो और वो ये समझे कि अब वो जो पैदावार अपनी ज़मीन में से उगाएगा कि जब उसकी ये फसल परवान चढ़ेगी तो उसे इसका माकूल मुआवजा मिलेगा। कपास की तरक्की, किसान की तरक्की ही पाकिस्तान की तरक्की है। कपास की तरक्की होगी तो हमारे मुल्क की सनत की तरक्की होगी, हमारे मुल्क की मुईशत की तरक्की होगी। इन तरक्कियों से ही पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। हमारी बदकिस्मती देखिए, हमारी बदकिस्मती की इंतहा देखिए कि पिछले साल जब हमारी गवर्नमेंट ने IMF प्रोग्राम में गए हैं तो इन्हें $6 बिलियन का कर्जा मिला, जो कि 3 साल में अदायगी होनी है, जिसमें से अभी पहले साल का सिर्फ $2 बिलियन का इन्हें कर्जा मिला है। और वो $2 बिलियन के बदले में हमारी तमाम कौमी पॉलिसीज़, मुआशी पॉलिसी जो हैं वो मॉडगेज कर दी गई हैं और IMF ने अपनी टीम भेजकर यहाँ अपनी मर्जी की पॉलिसीज़ बनवा रहे हैं। हमारी हुकूमत के पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई काम कर सके। और वो जो 2 बिलियन है, वो 2 बिलियन कितना है? पाकिस्तान में इस साल जितनी कॉटन इंपोर्ट की गई है उसकी मालियत तकरीबन लगभग $2 बिलियन के बराबर ही है। काश अगर कपास दुश्मन पॉलिसी इख्तियार न की जाती, यहाँ कपास को परवान चढ़ाया जाता, तो आज हमें इस $2 बिलियन के लिए IMF के सामने जाकर भीख न मांगनी पड़ती, हमें अपने आप को मॉडगेज न करवाना पड़ता। अब भी वक्त है कि हमारी हुकूमत को आंखें खोलनी चाहिए और वो ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि हमने अपनी जो इकॉनमी मॉडगेज कर दी है, हम उसके IMF प्रोग्राम से बाहर निकलें, अपने वसाइल इतने बढ़ा लें आमदनी के, और हमने अपने आप को जो मॉडगेज और प्लेज कराया है हम उससे अपने आप को रिडीम करवाने में कामयाब हो सके। शुक्रिया।